नमस्कार दोस्तों। लिक्विड फंड्स यानी लिक्विड फंड क्या होते हैं, ई लिक्विड फंड क्या होते हैं, लिक्विड फंड के एग्जाम्पल्स और इसके साथ साथ लिक्विड एसेट्स जो कि लिक्विड फंड से भी पहले समझाया जाएगा आज, वो क्या होते हैं। लिक्विड फंड्स और जो ई लिक्विड फंड्स हैं उसकी बात में हम बात करेंगे यानी बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम समझाएंगे कि लिक्विड एसेट्स क्या होता है। अगर आपको वो समझ आ गया तो लिक्विड फंड तो 1 मिनट में आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए, तो जो आज की वीडियो है वो है लिक्विड फंड के ऊपर, नहीं लिक्विड एसेट स्टार्ट करते हैं। लिक्विड एसेट क्या होते हैं, तो देखिए सिंपल, अगर मैं आपको समझाऊं साधारणतः जो आपके स्टॉक मार्केट में चीज़ें काम आने वाले हैं उसकी भाषा में, और अगर आप बिगनर हैं तब भी, और अगर आप एडवांस लेवल तक पहुंच चुके हैं और आपने अभी तक इस चीज़ को नहीं जाना था तब भी, लिक्विड एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको हम आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं बिना कोई ज़्यादा वैल्यू गवाए या बिना कोई वैल्यू गवाए। फॉर एग्जाम्पल, लिक्विड एसेट्स का सबसे बड़ा उदाहरण है खुद कैश, जो कॉइन है या जो नोट है वो। अगर आपके पास मान लीजिए एक 500 रुपये का नोट है, आपके पास एक 500 रुपये का नोट है, और अगर आप उसको छुट्टे कराने जाते हैं, मान लीजिए दुकानदार या किसी के पास से भी आप उसको खुले करवाने जाते हैं, छुट्टे करवाने जाते हैं, तो आपको 500 रुपये के हिसाब से जितने भी छुट्टे मिलते हैं, मान लीजिए अगर आप 100 के नोट लेते हैं तो आपको 500 के नोट दे दिए जाएंगे। अगर आप 200 के लेते हैं तो आपको 200 के और 100 का दे दिया जाएगा। अगर आप 50-50 के लेते हैं तो आपको 10-50-50 के दे दिए जाएंगे, जो कि जो ओवरऑल जो वैल्यू है 500 के नोट की उस वैल्यू के बिल्कुल बराबर है। अगर आप 10-10 रुपये के लेते हैं तो आपको कितने नोट दे दिए जाएंगे, 500 रुपये के 50 नोट दे दिए जाएंगे जब भी आप उन्हें छुट्टा करवाते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपने 500 रुपये दिए और 500 ही रुपये आपको वापस मिल गई, किसी भी प्रकार का कोई वैल्यू लॉस नहीं हुआ। तो कैश अपने आप में एक सुप्रीम लिक्विड एसेट है जिसको कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो कैश को आप हमेशा याद रखिए। तो लिक्विड एसेट वो एसेट्स होते हैं जिनको आप आसानी से कैश में बदल सके, या वो इक्विवेलेंट होते हैं कैश अमाउंट के, ठीक है, बिना कोई वैल्यू गवाए। और कुछ एक उदाहरण ले लेते हैं हम। सबसे पहला तो हमने 500 का ले लिया, यानी कैश का ले लिया। कैश के बाद दूसरा उदाहरण लेने से पहले अगर इसमें कुछ और डाउट है, जैसे कि अगर हम पूरा पूरा 500 का नोट ही किसी से बदलवाना चाहते हैं, कोई 100 रुपये का नोट ही किसी से बदलवाना चाहते हैं, या कोई भी सिक्का जो अभी चल रहा है फिलहाल 10 रुपये का 5 रुपये का वो बदलवाना चाहते हैं। मान लीजिए आप अपने दोस्त से कहते हैं कि ये मेरा 500 रुपये का नोट तू रख ले, चाहे वो आपका 500 रुपये का नोट नया ही क्यों ना हो, और उससे कहे कि आप दूसरा 500 का नोट मुझे दे दें। तो वो आपका दोस्त देखेगा कि अगर पहली बार तो थोड़ा सा डरेगा कि आप 500 रुपये आपके पास है, 500 रुपये उसके पास है, हम क्यों अपने नोट एक्सचेंज कर ले। वो आपके नोट को देखेगा पुराना तो नहीं है, आपका नोट नया है। दूसरा वो देखेगा कि आपका नोट जाली तो नहीं है, यानी नकली तो नहीं है, आप क्यों बदलवाना चाहते हैं। ठीक है, अगर उसे लगेगा कि नोट बिल्कुल सही है और नोट एक्चुअली मान लीजिए बिल्कुल सही है, तो वो बिना सोचे समझे आपको कुछ ही सेकंड में क्या दे देगा, दूसरा 500 का नोट दे देगा। तो ये लिक्विड एसिड हुआ जहाँ पर आपने एक नोट को बिल्कुल ही सेम वैल्यू में बिना कोई वैल्यू गवाए कैश में कन्वर्ट कर लिया, सिमिलर। वो अलग बात है कि वो बाद में सोचेगा कि दोस्त तो सही है लेकिन थोड़ा बेवकूफ़ है। तो कैश का केस तो ये है जहाँ पर आप आसानी से कैश को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं बिना कोई वैल्यू गवाए, और यानी सबसे सुप्रीम लिक्विड एसिड है कैश। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सिक्योरिटीज़ के अंदर। सिक्योरिटीज़ के अंदर, मार्केट सिक्योरिटीज़ के अंदर जो लिक्विड एसेट्स के उदाहरण है उसमें नंबर 1 पे आ जाते हैं शेयर्स। वे शेयर्स जो पब्लिकली ट्रेड किए जा सकते हैं। पब्लिकली ट्रेड का मतलब है कि उसमें वॉल्यूम अच्छी है, बायर्स बहुत अच्छे हैं, सेलर्स वहाँ पर बहुत अच्छे हैं। ओवरऑल जो लिक्विड एसेट का पूरा जो फिनोमिना काम करता है वो इस चीज़ पर काम करता है कि पर्टिकुलर उस क्षेत्र में वहाँ पर बायर बहुत है, वहाँ पर सेलर बहुत है, यानी लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। ठीक है, शेयर्स के केस में अच्छी प्रकार उसमें ट्रेडिंग हो रही है। तो अगर आपके पास किसी भी कंपनी के शेयर्स हैं और उसमें अच्छी खासी ट्रेडिंग, अच्छी खासी वॉल्यूम है, तो आप जब चाहे उन्हें सेल कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे ही आप उनको सेल करेंगे T+1 डे में उसकी सेटलमेंट हो जाती है, यानी 1 या 2 दिन में आपके पास आपके डीमेट अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। और अगर आपने इंट्राडे किया हुआ है और
बाय कर रखा है तब भी शाम तक आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, और इसके साथ साथ अगर आपने सेल कर रखा है इंट्राडे के अंदर तब भी आपको बायर्स मिल जाते हैं, क्योंकि उसमें वॉल्यूम अच्छी खासी है, ट्रेडिंग अच्छी खासी लेवल पर हो रही है उसमें। तो यानी शाम तक आपके पास पैसे आ जाते हैं, यानी बिल्कुल आपने बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक वे में स्टॉक मार्केट के अंदर जो कैश के इक्विवेलेंट है आपके पास शेयर्स, उनको कैश में कन्वर्ट करवा लिया। अगर हम ऑप्शंस एंड उसकी बात करें फ्यूचर्स के अंदर, यानी F&O के सेक्शन के अंदर बात करें, तो वहाँ पर भी आपको बिल्कुल इंट्राडे में अगर आप कर रहे हैं या आप डिलीवरी में कर रहे हैं, दोनों ही केसेस में आप आसानी से अपने ट्रेड के अंदर जितना भी अमाउंट आपने लगवाया, अगर आपका प्रॉफिट हो जाता है उस ट्रेड में, तो आप उस जैसे उससे एग्जिट करते हैं शाम तक को, यानी जो भी आपको प्रॉफिट होता है आपके डीमैट अकाउंट में डाल दिया जाता है। ऐसे ही जो अगर हम बात करें सिक्योरिटी से अलग, बॉन्ड्स जो होते हैं, जो कि गवर्नमेंट बॉन्ड वगैरह होते हैं, जब आप उनको भी सेल करते हैं तो उनको भी आप आसानी से कैश में उनको ट्रांसफ़र किया जा बदला जा सकता है। तो 1-2 दिन के आसपास, यानी बहुत थोड़े ही समय में उसकी जो वैल्यू होती है वो आपको क्रेडिट कर दी जाती है जब उन बॉन्ड्स को आप बेचते हैं। तो सिक्योरिटी मार्केट के बाद हम बात कर लेते हैं कुछ फंड्स की, जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गए। म्यूचुअल फंड्स के अंदर या जो और लिक्विड फंड्स हैं, इससे पहले मैं आपको बाद में बताऊंगा कि फंड जो लिक्विड फंड्स है वो क्या होता है। तो ये जो लिक्विड म्यूचुअल फंड्स हैं या जो लिक्विड फंड्स हैं, इसमें क्या होता है कि जो सेटलमेंट होती है या कि मतलब जो रिडीम करवाते हैं आप म्यूचुअल फंड वगैरह का, वो 1 या 2 दिन में हो जाता है आसानी से, और आपके अकाउंट में उतने पैसे आ जाते हैं। तो ये भी एक एग्जांपल है लिक्विड एसेट्स का। इसके बाद अगर हम सिंपल एसेट्स की बात करें तो उसमें आ जाता है आपका सेविंग अकाउंट, जो आपका बैंक खाता होता है वो, करंट अकाउंट यानी जितने भी चेकिंग अकाउंट्स होते हैं वो, और एफडी होती है जो आपका फिक्स डिपॉजिट होता है वो भी। सेविंग अकाउंट में अगर आपके 500 रुपये पड़े हैं तो आप उन 500 रुपये को या तो बैंक में जाके निकलवा लीजिए कैश में, आपको 5-10 मिनट में ही निकलवा के दे देता है। अगर बैंक में भीड़ होती है वो अलग बात है, यानी आप आसानी से अपने सेविंग अकाउंट में जो एसेट्स हैं उनको कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं। आपके अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में, यानी अगर 1 लाख रुपये पड़ा है तो आप 1 लाख रुपये निकलवा सकते हैं। ठीक है, आपके पास 1 लाख रुपये कैश होगा, आप उस चीज़ को एटीएम से निकलवा सकते हैं। 1 लाख रुपए की वैल्यू के बराबर आप कोई बिल आपको पे करना है, कोई पेमेंट करनी है, आप यूपीआई से कर सकते हैं। यानी आपने आसानी के साथ कैश या कैश के इक्विवेलेंट बिना कोई वैल्यू गवाए आपने उस एसेट का इस्तेमाल कर लिया। तो ये एग्जांपल है लिक्विड एसेट्स के। तो अब बात कर लेते हैं कि जो नॉन लिक्विड एसेट्स है या जो ई लिक्विड एसेट्स हैं वो क्या होते हैं। अगर हम बात करें नॉन लिक्विड एसेट्स की या ई लिक्विड एसेट्स की, तो उनमें क्या क्या होते हैं, तो इस डेफिनेशन का आप उल्टा कर देंगे, यानी वो एसेट्स जिनको आसानी के साथ कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, कैश में नहीं बदला जा सकता, वो सारे एसेट्स ई लिक्विड एसेट्स होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो मैं आपको अभी एग्जांपल बताने वाला हूँ ई लिक्विड एसेट्स के, वो थोड़े से मिलते जुलते हैं लिक्विड एसेट्स से। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि ये तो लिक्विड एसेट्स के ही एग्जाम्पल है, लेकिन उसमें अगर आप प्रैक्टिकली उन चीज़ों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो लिक्विड है, लेकिन इतने ज़्यादा लिक्विड नहीं है कि उन्हें पूर्ण लिक्विड माना जाए। फॉर एग्जांपल सबसे पहला वाला बिल्कुल सिंपल और साधारण देते हैं, मोबाइल फ़ोन या कह लीजिए एक स्मार्टफोन, जिसकी मान लीजिए जो कीमत है वो 10,000 रुपये है। ठीक है, 10,000 रुपये है, आपके पास एक फ़ोन है, उसकी कीमत आपने 10,000 रुपये का लिया था, 6 महीने पहले लिया था मान लीजिए, या 1 साल पहले लिया था। अगर 1 साल पहले लिया है उसकी वारंटी पीरियड ख़त्म हो चुका है। अगर 6 महीने पहले लिया था तो उसकी वारंटी पीरियड है। तो लेट्स से हम 6 महीने वाला केस ले लेते हैं। ठीक है, 12 महीने वाला आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो 6 महीने वाले केस के अंदर क्या है कि आपके मोबाइल फ़ोन की वारंटी बाकी है, आपको उससे बेचना है। ठीक है, तो अब आप कहेंगे कि वो एक लिक्विड एसिड है, उसको आसानी के साथ मैं कैश में कन्वर्ट कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर कितने सारे केसेस होते हैं, अगर आपके फ़ोन की वारंटी है तो जाहिर-सी बात है उसका कीमत ज़्यादा मिलेगी, और अगर आपकी फ़ोन 12 महीने से ज़्यादा हो गया, उसकी वारंटी नहीं है, तो जाहिर-सी बात है उसकी कीमत कम मिलेगी। जितने भी इस तरह के एसेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिप्रिशिएटिंग एसेट्स होते हैं, समय के साथ उनकी कीमत घटती जाती है।
तो ऐसे केसेस के अंदर जब आप मान लीजिए 6 महीने वाला आपके फ़ोन की वारंटी है बाकी है, तो आप क्या करेंगे? आप उसको ऐसे वैसे तो अगर आपको नहीं बेचना है, मतलब बिल्कुल कौड़ियों के दाम में ही अगर आपको बेचना है तो आप सीधा दुकानदार के पास जाएँगे, उस फ़ोन का बिल देंगे, ओरिजिनल चार्जर देंगे, डब्बा देंगे और वो फ़ोन देंगे और बोलेंगे कि ये मेरा फ़ोन है, मैं इसको बेचना चाहता हूँ। वो जितने पैसे देना चाहे उसकी मर्ज़ी है, कीमत लगा के बाज़ार मूल्य के हिसाब से वो दे देगा, ठीक है? तो यहाँ तक तो हम मान सकते हैं कि डिप्रिसिएट मतलब लिक्विड एसिड है। लेकिन एक्चुअल में अगर आप उसकी सही कीमत लगाएँगे और देखेंगे कि फ़ोन बिल्कुल सही से चल रहा है, सही वर्किंग कंडीशन में है और आप थोड़ा-सा अच्छा खासा अमाउंट इसके लिए यानी जो सेलिंग अमाउंट है, वो लेना चाहते हैं, तो आप उसके लिए बायर्स ढूँढेंगे सबसे पहले। अपने आस-पास ढूँढेंगे, अपने रिश्तेदारी, सगे संबंधियों में ढूँढेंगे। तो उसके लिए तो टाइम लगेगा ना, आसानी से आप उस चीज़ को कैश में कन्वर्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि आपके जो एसेट है उसकी वैल्यू है, मार्केट वैल्यू अच्छी खासी है। दुकानदार उस 10,000 वाले फ़ोन को 6 महीने के बाद हो सकता है 5,000 का ले, 6,000 का ले, 4,000 का ले, डिपेंड ऑन लोकेशन और ये वैरी करता है बहुत सी चीज़ों के ऊपर। लेकिन अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को बेचते हैं जिसको वास्तव में उसकी ज़रूरत है और आपके पास जो एसेट है यानी जो मोबाइल फ़ोन है, उसकी वैल्यू है, वो अच्छी प्रकार से काम कर रहा है, तो आप क्यों उसे सस्ते में बेचेंगे? क्या पता वो उसके 6,000 दे दे, कोई 7,000 दे दे, 7,500 दे दे, अगर बिल्कुल अच्छी प्रकार से अच्छी कंडीशन में है तो फ़ोन। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो मोबाइल फ़ोन है एक तरह से लगता लिक्विड एसिड में है, लेकिन इतना भी लिक्विड नहीं है, ठीक है? तो हमें इसे नॉन लिक्विड की उसमें डाल सकते हैं। इससे थोड़ा बड़े वाला एग्ज़ाम्पल हम अगर लें, तो अगर हम बात करें कार की, ठीक है? कार से आपको अच्छी प्रकार से समझ आ जाएगा कार। कार एक नॉन लिक्विड एसिड है, ठीक है? क्यों? इसमें भी वही सारे फंडे हैं। अगर आपकी कार की वर्किंग कंडीशन अच्छी है, बिल्कुल सही से वो काम करती है, उसका इंजन सही है, ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर उसका सही है और वो ज़्यादा पुराना मॉडल भी नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में आप उसके लिए जब बायर्स ढूँढना चाहते हैं, तो आपको आस-पास देखना पड़ेगा, अपने लोकल एरिया में देखना पड़ेगा, अपने जो भी रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, सगे-संबंधी हैं, वहाँ पर देखना पड़ेगा यानी आप उस कार की जो कीमत है, उसको कितना बढ़ा सकते हैं, यानी कितनी अच्छी कीमत आपको मिली, ये बहुत सी बातों पे डिपेंड करता है और इन सारी चीज़ों के लिए अगर ओवरऑल बॉटम लाइन की बात की जाए तो टाइम लगेगा भाई कार को बेचने में, क्योंकि जब तक एक अच्छा बायर नहीं मिल जाता इसके लिए आप इसे कौड़ियों के दाम में नहीं बेच सकते। आप मैकेनिक के पास या जो इस तरह का सेकंड हैंड कार का बिज़नेस करता है, आप वहाँ सेल करने जाएँगे तो वहाँ पर डेफ़िनेटली आपको वो प्राइस नहीं मिलेगा जब आप उस कार को बेचते हैं, जितना आपको वो व्यक्ति देगा जिसको एक्चुअल में उस सेकंड हैंड कार की आवश्यकता है और कंडीशन भी आपकी कार की बहुत अच्छी है। ठीक है? तो इसके लिए काफ़ी समय लग सकते हैं, यानी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है कार को बेचना। तो कार एक ई-लिक्विड एसेट में आ जाती है, यानी एक नॉन लिक्विड एसेट में कार आ जाती है। एक पे एक और बड़ा एग्ज़ाम्पल अगर हम लें, तो हम रियल एस्टेट में आ जाते हैं। यानी अगर हम रियल एस्टेट में आए, हम बात करें प्रॉपर्टीज़ की या फॉर एग्ज़ाम्पल घर है या कोई प्लॉट है, उसको आप बेचना चाहते हैं, ठीक है? ये भी एक चीज़ ऐसी लगती है कि ज़रूरत पड़े पर बेच देंगे, यानी जैसे ही ज़रूरत पड़ती है और हमने उस चीज़ को हमारे प्लॉट को बेच दिया और पैसा मिल गया। लेकिन एक्चुअल में इतनी अच्छी तरह से चीज़ें काम नहीं करती। बायर्स मिलने में यहाँ पर महीनों लग जाते हैं। किसी प्लॉट को आपको बेचना है, कोई खेत का टुकड़ा है या कुछ है उसको बेचना है, आप महीनों उसके लिए एक अच्छा बायर्स ढूँढते हैं, जब तक उसके लिए एक अच्छा बायर नहीं मिल जाता, आप देखते हैं कि आपको वो रेट नहीं मिल रहा जो आप चाहते हैं, मार्केट में जो रेट चल रहा है उसके हिसाब से नहीं मिल रहा। तो इस तरह से जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जो प्लॉट वगैरह यानी रियल एस्टेट होती है, वो भी एक नॉन लिक्विड एसेट है, क्योंकि उसमें महीनों लग जाते हैं। उस चीज़ को आप आसानी से कैश में कन्वर्ट नहीं कर पाते और जितनी मार्केट वैल्यू है, तो ये ज़रूरी भी नहीं है मार्केट वैल्यू के हिसाब से आपको मिले वो। बहुत सारे फंडे अगर प्रैक्टिकली बात की जाए तो बहुत सारी बातें होती हैं और मार्केट वैल्यू से आपको ज़्यादा भी मिल सकता है उसमें। अगर आप थोड़ा-सा वेट करें, अच्छा बायर मिले आपको, जिसको एक्चुअल में उस जगह की कीमत हो, यानी उसको कुछ ऐसा कुछ करना हो कि वो ज़्यादा दाम में भी उस प्लॉट को खरीदे। तो ये यानी रियल एस्टेट के अंदर, प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी एक नॉन लिक्विड एसेट्स का एग्ज़ाम्पल है। इसके साथ-साथ कुछ और ऐसी चीज़ें जैसे कि
कोई एंटिक चीज़ आपके पास है, कोई एंटिक कॉइन है, आपको गिफ्ट वगैरह में मिली है, कोई पेंटिंग है, ठीक है, जो बहुत कीमती है, यानी बहुत यूनिक है। इन तरह की चीज़ों को भी ऐसे ही आप कबाड़ में नहीं बेच सकते, यानी रद्दी के दाम में नहीं बेच सकते। आप एक अच्छे बायर को जो उसकी वैल्यू करे उन सब चीज़ों की, उन्हीं को देना चाहेंगे आप। यानी उस चीज़ के लिए भी टाइम लगेगा कि ऐसा शख्स आपको मिले कि जो उस वास्तव में उस वस्तु की कीमत लगा सके, तो उस शख्स को आप बेचना चाहेंगे और वही कि जो उस चीज़ की वैल्यू ओवरऑल सही प्रकार से लगा पाएगा। तो वो सारी की सारी चीज़ें इलिक्विड एसेट्स के अंदर आ जाती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि लिक्विड एसेट और इलिक्विड एसेट्स में क्या फ़र्क होता है। वो चीज़ें जो आसानी से कैश में कन्वर्ट की जा सके, यानी कैश इक्विवेलेंट हो, और बिना कोई वैल्यू गवाए उन्हें कैश में कन्वर्ट किया जा सके आसानी के साथ, वो सारी की सारी चीज़ें लिक्विड एसेट्स होती हैं। और जिनको आसानी के साथ कैश में कन्वर्ट ना किया जा सके, लंबा समय उसमें लगे, वैल्यू का भी लॉस हो ओवरऑल, तो वे चीज़ें होती हैं नो लिक्विड एसेट यानी इलिक्विड एसेट्स। कुछ एक और एग्जांपल्स भी हैं लिक्विड एसेट्स के अंदर, जैसे जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होते हैं जहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए बोरोविंग और लैंडिंग की जाती है, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनकी। और ये जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होते हैं इसमें आपको एक जो फिक्स रिटर्न होता है उसका वादा नहीं किया जाता, यानी ये प्रॉमिस नहीं किया जाता कि आपको कोई फिक्स रिटर्न मिलेगा। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए बोरोविंग होती है, लेंडिंग होती है, ये सारी चीज़ें मनी मार्केट के अंदर होती हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कंपनीज के लिहाज से, स्टॉक मार्केट के अंदर जो कंपनियां होती है, वो जो उनके पास लिक्विड एसेट्स होते हैं उनका एक बहुत इंपॉर्टेंस रोल होता है, क्योंकि कंपनियों के पास हर वक्त कैश में पैसा नहीं होता, लेकिन कंपनियों को हर वक्त, हर दिन, या कहे कि समय समय पर कैश की आवश्यकता पड़ती रहती है अपने ऑपरेशंस को सुचारू रूप से काम करने के लिए, कंपनी एक्सपेंशन करने के लिए, अपने कर्मचारियों की तनख्वाह, सैलरी देने के लिए। तो कैश तो चाहिए, तो उनको लिक्विड एसेट मेंटेन करने होते हैं ताकि जब भी उन्हें कैश की आवश्यकता हो, अपने लिक्विड एसेट से वो उसको कैश में कन्वर्ट करवा ले और जितने भी ये सब काम है तनख्वाह वगैरह के, इनको पूरा करे। तो ऐसे में कंपनी की बैलेंस शीट में जो लिक्विड एसेट्स हैं वो करंट एसेट्स की फॉर्म में दिखाए जाते हैं। जितने हेल्थी करंट एसेट होते हैं वो अच्छी बात होती है एक बैलेंस शीट एनालाइज करने के लिहाज से। तो ये थे लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट्स के बाद हमने बात करनी थी लिक्विड फंड्स की। तो फंड्स, आप उस चीज़ को समझिए, बिल्कुल सिंपल है ये। फंड्स का मतलब है कि जहाँ पर जो मनी है, जो मनी की मैनेजमेंट है वो किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा की जाती है, ठीक है, उनको लिक्विड फंड्स बोलते हैं। लिक्विड फंड्स के अंदर लिक्विड एसेट्स ही होते हैं, लेकिन वो बड़े पैमाने पर होते हैं। 100 रुपये को आप ये नहीं बोलेंगे कि मेरे पास लिक्विड फंड्स हैं, ठीक है, वो एक तरह से एसेट है आपका, लेकिन जहाँ पर बड़े पैमाने पर मनी की मैनेजमेंट की जाती है सुचारू रूप से, वेल अरेंज स्ट्रक्चर्ड वे में होती है, और उसमें लिक्विड एसेट्स ही होते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लिक्विड फंड्स, ठीक है। तो इलिक्विड जो एसेट होते हैं उनकी डेफिनेशन को आप उससे जोड़ के देख सकते हैं, यानी दोनों की डेफिनेशन अलग अलग है, लिक्विड की और इलिक्विड की। और जो फंड्स हैं वो एक तरह की कैटेगरी इन दोनों चीज़ों को देते हैं। उसमें फंड्स के अंदर लिक्विड एसेट्स ही मान लीजिए होते हैं, और जहाँ पर अच्छे प्रकार से उन सब लिक्विड एसेट्स को क्या किया जाता है, अच्छे प्रकार से किसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, किसी ग्रुप द्वारा, कंपनी द्वारा, इंस्टीट्यूशन द्वारा मैनेज किया जाता है। तो ये था आज का वीडियो कि लिक्विड एसेट्स क्या होते हैं, ई लिक्विड एसेट्स क्या होते हैं। आपने इनके एग्जांपल भी देखें, जहाँ पर जो कैश है वो सबसे ऊपर है लिक्विड एसेट्स के अंदर, उसके बाद सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट वैसे आप मैंने बोला था लेकिन बताया नहीं आपको। फिक्स डिपॉजिट के अंदर जो आपकी एफडी होती है वहाँ पर आप जब चाहें उसको तुड़वा सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें कैच ये होता है कि जब आप टाइम से पहले अपनी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में एफडी को तुड़वाते हैं तो वहाँ पर आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है, कुछ चार्जेज हैं बैंक द्वारा वो देने पड़ सकते हैं। लेकिन ये भी एक फिक्स एसेट का उदाहरण है जहाँ पर आसानी से आप उस चीज़ को कैश में बदल सकते हैं, और इसके ऊपर एफडी के ऊपर लोन भी मिलता है आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लिक्विड एसेट्स के अंदर आती है। शेयर्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें लिक्विड एसेट के अंदर आती हैं, क्योंकि आप इनको आसानी से कैश में बदल सकते हैं बिना कोई वैल्यू गवाए। इसके बाद इलिक्विड एसेट, जहाँ पर आप उन चीज़ों को आसानी से कैश में नहीं बदल सकते, वैल्यू का लॉस होता है, ज़्यादा समय लगता है, जैसे कार बेचना, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, और जो भी ऐसी कोई भी चीज़ आपके पास है जिसको जो वैल्यू है उसके बायर को ढूंढने के लिए या उसके सेलर को ढूंढने के लिए एक तरह से आपको लंबा समय लगेगा, जब तक एक अनुकूल
व्यक्ति, वस्तु, चीज़ नहीं मिल जाती, आप उस चीज़ को नहीं सेटल कर पाएंगे, तो वो होती इलिक्विड एसेट। और जो फंड्स होते हैं वहाँ पर मनी को मैनेज किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, वहाँ पर उसके अंदर लिक्विड एसेट्स ही होते हैं, तो वो हो जाता है लिक्विड फंड्स। तो ये थी वीडियो पूरी की पूरी लिक्विड एसेट्स के बारे में। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो बेसिक्स की हमने और भी काफ़ी सारी वीडियो हमारे चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसी और किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।